हो गए मुकम्मल? हसनात साहब के बाद और कोई बाकी? राइट, जाहिद इमरान साहब, टीचर। माशाल्लाह। मुझे सबसे ज्यादा जिससे मिलकर खुशी होती है ना, वो एक टीचर होता है। इसलिए कि ये जो भी हमारे आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो नौजवान हैं, उनकी जहन साजी और उनकी किरदार साजी, ये दोनों चीजें जो है ना, आपका काम। चाहे वो आगे से सुनना चाहें चाहे ना सुनना चाहें, मगर आपका काम है मेहनत करते रहना, इनके साथ जुड़े रहना, इनको जोड़ के रखना, इनके साथ हमदर्दी करना, और जब ये आए भरे हुए तो इनकी बात को सुनना तहम्मुल के साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन हमारा आज का होगा, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा और आपको ये वाला जो काम है ना, करने में बहुत मदद मिलेगी। सो मैं नॉर्मली जो है वो बगैर स्लाइड्स के पढ़ाता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है। तो मैं यहाँ पे भी बोर्ड यूज करूंगा, व्हाइट बोर्ड। तो आपको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है? चलें जी। एक आयत लिख रहा हूँ आपके सामने, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे जल्दी से इसका तर्जुमा चैट बॉक्स में लिख के दें। अच्छा, उलमा हजरात से गुजारिश है कि वो आम लोगों को ये वाली बात करने दें, ताकि, क्योंकि उनको तो ज़ाहिर है पता ही होगा। क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम्हें बेकार पैदा किया गया है और हमारी जानिब तुम लौटाए ना जाओगे? सो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं आसान जबान में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें अगर बात करूं, कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा किया है, बगैर किसी वजह के, और क्या तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे? अच्छा, पलटाए जाने से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जी, कुछ सवालात होंगे जो हमसे किए जाएंगे। तो आप देखें कि अभी क्रिकेट टीम आपकी बहुत बुरा परफॉर्म करी थी। मैंने देखना छोड़ दिया है क्रिकेट, अब आजकल दिल नहीं चाहता बिल्कुल देखने का, जो हाल हो गया है चीजों का इधर उधर। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपको बड़ा बुरा लगता है आमतौर से, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि आपको लगता है कि इन लोगों में ये सलाहियत है कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये इस काबिल हैं कि ये कुछ कर सकें, मगर वो फिर भी नहीं करते। तो इससे हमें अफसोस होता है। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बेइंतहा सलाहियतें दी। जो काम भी दुनिया में कोई शख्स कर चुका है ना, प्रैक्टिस करके, जो भी स्किल कोई एक्वायर कर चुका है, अगर आप एक तयशुदा रास्ते के ऊपर चले तो वो स्किल आप एक्वायर कर सकते हैं। मगर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आप नेचुरल ना हो उस स्किल के लिए। मगर जो चीज आज तक किसी ने सीख ली है, आप भी सीख सकते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि आपका एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव ना हो जितना उसका एनवायरनमेंट है, मगर कोशिश करके इंसान, अगर वो सही एज में हो, तो सीखा। मैं कहूँगी जी, 80 ईयर्स का बंदा है, उसका दिल चाहे कि जी मैं एक्रोबैट्स करना शुरू कर दूं, कलाबाजियां खाऊं हवा में, तो ये जाहिर है मुश्किल है, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, बिकॉज उसमें कैपेसिटी नहीं है। सो अगर आप सही एज पे काम शुरू करें तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जहां तक कोई पहुंचा है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी आपकी सलाहियतें हैं। जब अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि भाई, उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, वो 5 सवालों वाली हदीस तो आपने पढ़ी होगी। तो मकसद यही है कि जो सलाहियतें तुम्हें दी थी उसका क्या किया तुमने। तो जब दूसरे परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छा जी, तो जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर पाते और आपके सामने वो सारी सलाहियतें खुलेंगी कि यार मेरे पास तो ये सारा कुछ था और मैंने तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो कितना अफसोस होगा, कितना अपने ऊपर गुस्सा आएगा। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को जानें, क्योंकि अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करना सीखेंगे, तब तक आप अपने आप को उस अंदाज़ में ढाल नहीं सकते कि आप बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। इंसान के पास 3 चीज़ें ही होती हैं बेसिकली। एक उसके पास वक़्त होता है। वक़्त वो अल्टीमेट करेंसी है जो मैं और आप लेकर इस दुनिया में आए हैं। हर सेकंड के साथ ये वक़्त गुज़र रहा है। ये खर्च होता जा रहा है, इसको आप और मैं रोक नहीं सकते। एक दिन आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो वक़्त सबसे ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे मेरे पास और आपके पास। दूसरी है एनर्जी।
जब मैं 25 साल का था, 26 साल का था, तो मेरे पास बहुत एनर्जी होती थी। मैं सुबह से पढ़ाना शुरू करता था, यूनिवर्सिटी के बाद पढ़ाना शुरू करता था, और मैं रात तक पढ़ाता रहता था। कभी कभी पढ़ा पढ़ा के 1 बजे घर पहुंचता था, क्योंकि आखिर में बस नहीं मिलती थी, पैदल आना पड़ता था। मगर अब इतनी एनर्जी नहीं है। सो इसी तरीके से एक वक्त होता है जिसमें आपके पास एनर्जी होती है, जब आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो आपकी एनर्जी कम होती चली जाती है। तो दूसरी चीज हो गई एनर्जी। तीसरी चीज आपके पास जो है वो पैसे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई गरीब रहने में कोई बहुत फख्र की बात है। रिस्क अल्लाह की देन है, उससे मांगते रहना चाहिए, और उसकी नेमत है बहुत बड़ी। मगर जो आपको मिला है उसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। और एक चौथी चीज जो समझने की है, जो आप में से एक आध इकोनॉमिक्स वाले हजरात नजर आ रहे हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ होगी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर आप इस वक्त यहां बैठे हैं तो आप कोई और ऐसा काम होगा जो मिस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त बैठे हुए होटल पे चाय नहीं पी रहे हैं, या आप इस वक्त कोई किसी जगह बैठ के दावत नहीं उड़ा रहे हैं, या दोस्तों के साथ नहीं बैठे हुए, या अपना फैमिली टाइम मिस कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूं तो मैं अपना फैमिली टाइम मिस कर रहा हूँ, ये मेरा फैमिली टाइम। ठीक है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट मीन्स कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज को किस चीज के बदले में एक्सचेंज कर रहा हूं। तो चार चीजें हमेशा आपके मद्देनजर रहनी चाहिए। पहली चीज, वक्त। ये अल्टीमेट करेंसी है, सबसे कीमती है। तवानाई, इसकी भी लिमिटेशंस है। तीसरी चीज क्या है जनाब? तीसरी चीज है आपके पैसे, क्या आप उनको कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आपने उससे एक चीज खरीदी तो आप उससे दूसरी चीज खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपने वो खर्च कर दी। और चौथी चीज जो है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जिस चीज के ऊपर आप अपना वक्त, तवानाई और पैसा लगा रहे हैं, उसके एक्सचेंज में आप क्या चीज मिस कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम इस पहली चीज को समझ गए कि हमें अपनी रिसोर्सेज, ये क्या है, ये आपकी रिसोर्सेज हैं, अपनी रिसोर्सेज किस तरह खर्च करनी चाहिए। सॉरी। तो सबसे अहम चीज ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम हैं कौन, हम क्या हैं। टाइम, एनर्जी, मनी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चारों चीजें ना मैंने बड़ी बड़ी लिख के अपने ऑफिस में लगाई हुई हैं। तो हमें कौन बताएगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं? तो सबसे पहले तो हमें वो बताएगा जिसने हमें बनाया। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ जगहों पर हमारा ही तारुफ कराते हैं। कभी वो कहते हैं कि उसने हमें दईफ पैदा किया है, कमजोर पैदा किया है। फिर वो कहते हैं कि अगर जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो फिर आप अल्लाह को याद करते हैं, और जब आपकी मुसीबत खत्म हो जाती है तो आप उसको भूल जाते हैं। तो जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप उसे याद रखते हैं, मुश्किल में से निकल आते हैं तो उसको भूल जाते हैं। ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? जो काम के वक्त तो आपको याद रखे और बगैर काम के आपको भूल जाए, जब काम निकल जाए तो चला जाए। कोई लिखेगा चैट बॉक्स के अंदर, ना शुक्रा। तो अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि भाई हम तो नाशुक्रे भी। और हमें अल्लाह ताला कहते हैं ज़लूमन जहूला, परले दर्जे के जालिम और परले दर्जे के जाहिल भी। झगड़ालू कहते हैं। हमें कहते हैं कि हम अपने अक्सर नुकसान मांग रहे होते हैं। ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, मैं सिर्फ अपने हैंड आउट में से चीजें देख देख के आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा याद नहीं है सारा कुछ।
हम बेसब्र हैं, कंजूस हैं। फिर वो हमें कहते हैं कि उन्होंने हमें मुशक्कत में पैदा किया, यानी इंसान, कोई आपको कहता है जी इजी लाइफ होगी दुनिया में, तो अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि भाई जिंदगी में मुश्किल तो उठानी पड़ेगी, इजी लाइफ कुछ नहीं होगी। फिर वो, अगर आपको याद हो सूरह 3, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन अंदाज में हमें पैदा किया है, मगर हम बुरे हालत की तरफ चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें फिर बुरे हाल में पहुंचा देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तकरीब की तरफ गामजन है, सरकश है। और आखिर में सूरह असर हमें याद दिलाती है कि तकरीबन सभी खसारे में, सिवाय चंद लोगों के। तो ये वो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। डिफॉल्ट सेटिंग समझते हैं आप? आपका मोबाइल आता है बिल्कुल फ्रेश, और उस मोबाइल के अंदर अभी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हुई भी होती। चाहें तो आप 2 लाख का मोबाइल लेने के बाद सिर्फ उसे कॉल रिसीव करने, कॉल सेंड करने, बेसिक वाला टेक्स्ट मैसेज रिसीव करने और सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। अगर आप कोई ऐप उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो सिर्फ यही काम करेगा, क्योंकि उसे बगैर ऐप्स का तो यही करना आता। कुछ फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी होती, मगर डिफॉल्ट सेटिंग्स उसकी है, उसका असल काम बेसिक यही है। तो हमने अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पढ़ी, वो काफी बुरे हालों में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको गिनवाई, अगर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मुजाहरा करना शुरू कर दें हर वक्त, हयान साहब आपको भी अपनी माजरत के साथ एक जवाब दे रहा हूं मैं, हयान साहब को भी अपनी वॉइस चेक करनी पड़ेगी, उनके सिग्नल्स का कोई मसला है। तो अगर आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स का मुजाहरा करना शुरू कर दें सारा टाइम, तो कोई आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं करेगा, कोई आपके साथ रह नहीं सकेगा, कोई आपके साथ काम नहीं कर सकेगा। ये कितनी अजीब सी बात है। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। मगर फिर क्या होता है, फिर हम इसके अंदर ईमान की ऐप इंस्टॉल करते हैं, और जब हम ईमान की ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर आप सूरह मोमिनून पढ़ें या सूरह फुरकान पढ़ें तो आपको बड़े प्यारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। अपने इर्द गिर्द देखेंगे आप, आपको इधर उधर लोग झगड़ा करते हुए नजर आएंगे सारा टाइम, आजकल भी। आज सुबह में जा रहा था ऑफिस, तो दो गाड़ी वाले जो थे वो उलझ गए थे एक दूसरे में। आगे वाली गाड़ी के अंदर जो है वो दो हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए थे, तो पीछे वाले को वो रोक रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। पता नहीं बाद में उन्होंने उसकी कुट भी लगाई होगी, आई डोंट नो। लेकिन ये कि उनको ताकत का जोम था। मगर जो ईमान वाले होते हैं वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, नरम चाल चलते। और जब उनसे कोई उलझने की कोशिश करता है तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी मैं जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपने काम से काम रखने दें, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला बयान कर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हदीस में मिलेंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान के ईमान का हुस्न ये है कि वो लायानी चीजों को छोड़ देता है। अब लायानी चीज क्या है? लायानी चीज वो है जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में कोई फायदा। तो ये ईमान का हुस्न है। सो इंसान के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाती हैं जब वो अपने अंदर ईमान का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, ईमान की ऐप इंस्टॉल होती है उसके अंदर, और वो उसको इस्तेमाल करता है। मियाना रवि पैदा हो जाती है, हुस्न अखलाक पैदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स भी बता दी,
और हमें ये भी बता दिया कि हमें असल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने चाहिए। यहां से आगे चल के हम जरा आते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी वो साइंस है जो हमें हमारी नफ्सियात के बारे में बताती है, जो हमें ये बताती है कि हम बेसिकली किस तरह अपने ख्यालात जनरेट करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जालिम और जाहिल कहा ना, इसका मैं एक थोड़ा सा बहुत ही नरम किस्म की तर्जुमानी करूं तो इसका एक लफ्ज, इन दोनों चीजों के लिए एक लफ्ज आता है, और वो है मुतासिब। एक शख्स जो मुतासिब होता है वो जालिम भी होता है और जाहिल भी होता है। ठीक है, मैं ये डेरिवेशंस कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं है, ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। तो जब एक शख्स जालिम भी होता है, जाहिल भी होता है, तो वो एक मुतासिब शख्स होता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बायस्ड। बहुत सारे लोग इसे बायसनेस कहते हैं, ये बायसनेस कोई वर्ड नहीं है, बायस नाउन होता है। और एक शख्स जो बायस रखता है वो बायस्ड कहलाता है। बायस का मतलब है कि मैं इसी वजह से एक को दूसरे पे तरजीह दे रहा हूँ। जालिम क्या होता है? जालिम भी यही होता है जो किसी चीज को अ, दूसरी चीज के ऊपर तरजीह देता है उसके हक से हटाकर। यानी एक चीज का हक है, वो उसका हक अदा ना करे, उसके ऊपर ज्यादती कर दे या कमी कर दे, तो वो जालिम इस्तिलाहन है ना भाई। तो जो बायस शख्स होता है वो किसी शख्स दूसरे शख्स के लिए मुतासिब होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर ये सोचें कि यार ये जो बंदा आ रहा है ना, इसका ताल्लुक फला इलाके से है, ये फला जबान बोलता है, तो ये निकम्मा होगा, काम नहीं करता होगा। तो आपने क्या किया एक्चुअली? आपने उसके खिलाफ एक तासुब का इजहार किया, तो आप बायस हुए। ये जो तासुबात हैं, अच्छा ये तो बड़ी सख्त सी बात है, लेकिन हमारे सोच के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो बायस क्रिएट करती हैं। तकरीबन 50 किस्म के ऐसे बायसेस हैं जिनको साइंसदानों ने बाकायदा नाम दिया है। मैं यहाँ पे आपको कुछ किताबों के नाम बताता जाऊंगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा, और जब आपको मौका मिले तो आप इन्हें देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। और अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो आप उसकी समरी जरूर सुन। वैसे तो किताब पढ़नी चाहिए। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें बायसेस का जिक्र करता है, सारे बायसेस, किस तरह आप साफ अंदाज में सोच सकते हैं। ठीक है, तो जनाब होता यह है कि हम तासुबात का शिकार हो जाते हैं। हम अपने तासुबात का शिकार होकर गलत फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आपको मिलता है, वो आपसे बड़ी अच्छी तरह बात करता है, देखने में आपको लग रहा है कि जी ये बड़ा अच्छा इंसान है, मीठी जबान बोलता है, और उसके बाद वो आपको धोखा देके चला जाता है। तो असल में हुआ क्या कि उसके हुलिये से आप धोखा खा गए, जबकि वो जो हुलिया था वो धोखे का हिस्सा था। कोई शख्स आपसे कहता है कि मैं फला फला काम करूंगा, मगर उसका माजी गवाही दे रहा होता है कि ये आपके साथ सिंसेयर नहीं, मगर आप उसके हुलिये को देखकर या उसकी बात को सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आज हमारा आज सच मौजू नहीं है, मगर हम एक तरह से आप समझ लें कि सेल्फ अवेयरनेस या अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सन, अदर पीपल,
ये वैसे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर दस्तरस आपको किसी हद तक धोखा खाने से महफूज रख सकती है। इसलिए कि जब भी आप कोई बात सुने, कुरान करीम का हुक्म है कि भाई उसकी तहकीक कर लिया करो। जब भी कोई शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, हम अक्सर तस्दीक किए बगैर उसे आगे बढ़ा। अच्छा, आगे बढ़ाने का एक मतलब ये भी है कि हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं। भाई अगर मुझे एक चीज पे यकीन होगा कि ये झूठी है तो मैं आगे क्यों बढ़ाऊं। तो हम लोग बहुत ज्यादा सजेस्टेबल हो गए। होना ये चाहिए कि हमारे सामने कोई भी कोई बात कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ एविडेंस तलाश करना चाहिए कि ये बात ठीक भी है या नहीं। तो थोड़ा सा शक की मिजाज होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं पर्सनालिटी की तरफ। ठीक है, अब हम इस पहले हिस्से को खत्म करके दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जनाब, जो आपके सवालात हैं, मुझसे एक भाई ने पूछा कि भाई सवाल का क्या करें। तो अभी आप अपने सवालात को पार्क करके रखें। हम या तो आज आखिर में आपसे कह देंगे कि आप अपने सवालात लिख लें और हम कल पहले स्टार्ट आपके सवालात के जवाब से करेंगे, या फिर हम ये करेंगे कि आपके सवालात के जवाब बाद में दे दें। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब पर्सनालिटी एनालिसिस। तो हमने आपसे दो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज करवाई बेसिकली। एक का नाम है MBTI और एक का नाम है बिग फाइव, या जिसको हम ओशन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, तमाम भाई लोग जो हैं वो अपनी MBTI पर्सनालिटी जरा इधर लिखें मेरे सामने चैट बॉक्स में। अच्छा, आपने सिर्फ 4 लेटर्स बनाने हैं, हमने 4 लेटर से आगे नहीं जाना। आगे वाला काम आप खुद पढ़ेंगे जब आपका दिल चाहेगा। जिसको 16personalities.com से आपने पिक किया था, आपने चैट बॉक्स में लिखनी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। INFP, सिर्फ 4 लेटर्स चाहिए मुझे। यान साहब, आप बगैर टेस्ट किए आ गए क्या? वरना आपको समझ आ जाता। राफिया साहब भी मुझे लग रहा है बगैर टेस्ट किए आई हैं। मौलाना, आपने बगैर टेस्ट के भी लोगों को एंटर कर दिया लगता है। राफी आप जवाब देना, आपने तो चारों हल किए हैं। लगता है इन्होंने किसी और को बिठाया हुआ था हल करने के लिए। 16 पर्सनालिटीज जो है उसमें वेबसाइट पे जो आपके वो लिखी हुई है क्वालिटीज आखिर में, वो उसको मेंशन करें यहाँ पर। चले आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो कुछ लोगों ने तो काम ठीक किया है, कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 16personalities.com ये वेबसाइट है। www, आप इससे फारिग होके इसको कर लीजिएगा टेस्ट को, अगर आपने कहीं और से कुछ और कर लिया है। क्योंकि कुछ लोगों के जवाब जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहे, बिकॉज वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कुछ हटके। एनीवे, अच्छा देखें, अब होता ये है कि जब हम पर्सनालिटी इन्वेंटरीज देखते हैं ना, तो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज बहुत सारी। अब यूं समझ लें कि कोई, अगर कॉमनली इस्तेमाल वाली बात भी हम करें तो 30-35 आराम से मिल जाएंगी आप। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बनाई हुई, और हर बंदा चाहता है कि अ, जाहिर है उसका नाम हो, उसकी पर्सनालिटी इन्वेंटरी ज्यादा यूज हो, तो वो अपनी पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनाता है। तो एक साहब थे, कार्ल यंग, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और बड़े मशहूर थे। उन्होंने बहुत काम किया है साइकोलॉजी पे। उनको देख, उनके काम के ऊपर बेस करके एक मदर और डॉटर थी जो कि प्रॉपर शायद साइकोलॉजिस्ट भी नहीं थी, उन्होंने एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनाई और उस पर्सनालिटी इन्वेंटरी का नाम रखा मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइप, सॉरी, टाइप इंडिकेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं MBTI। अच्छा, अब उनकी पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है ना वो बहुत पॉपुलर हो गई।
इजी टू यूज है, आपने भी यूज की है। जो काम आपने किया है वो डायरेक्टली मायर्स ब्रिग्स से मुतासिर है, उसको आगे बढ़ाकर कुछ और लोगों ने कर रखा। इसलिए हम बेसिकली सिर्फ मायर्स ब्रिग्स पे ही रहेंगे। मायर्स ब्रिग्स का मसला ये है, आप में से कुछ लोग एमफिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड का पता होगा, कि जब हम इसको वैलिडेट करने जाते हैं या इसकी रिलायबिलिटी असेस करते हैं, तो इसमें साइंटिफिकली स्पीकिंग कुछ मसले हैं। अच्छा, एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है मेरा जो कि अभी चल रहा है ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी, कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें। ये मैं बीच में बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दुनिया को देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, इसको कहते हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज। एक अंदाज ऐसा है जिसको जिस तरह से देखने वाले लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। वो हमेशा 2+2 4 की बात करते हैं, और उनके लिए हर चीज बिल्कुल क्वांटिटेटिवली परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। और एक दूसरे लोग होते हैं जिनके नजदीक हर बंदा एक इंडिविजुअल है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होते हैं, वो वो वाले रिसर्च डिजाइन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। अभी जो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, ये टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया को एक तरह से क्वालिटेटिव लेंस से देखता है। तो आपको ओवरलैपिंग मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मगर इसका एक लिमिटेड स्कोप है। ये पत्थर पे लकीर नहीं है, कोई भी पर्सनालिटी इन्वेंटरी पत्थर पे लकीर नहीं है, ये याद रखिएगा। मगर ये आपको कुछ गाइडेंस फराहम करती है, बाज बातों में हेल्प करती है, बाज मामलात को समझने में मदद देती है। इसके मुकाबले में जो आपके पास आपने दूसरा वाला पढ़ा है, ओशन मॉडल जिसको कहते हैं, वो साइंटिफिकली कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है। जब अब हम उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो हमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। मगर मैं आपको इस तरह समझा दूं कि पेंसिल का अगर आपके पास कोई एक चीज रखी हुई है यहाँ पे, आप इसको यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। अगर आपको कहा जाए कि आप इस विंटेज पॉइंट से या इस देखने की जगह से देख के उसकी तस्वीर बनाए, तो अलग तस्वीर बनेगी, यहाँ से अलग तस्वीर बनेगी, यहाँ से अलग तस्वीर बनेगी, और यहाँ से अलग तस्वीर बनेगी। इसका मतलब क्या है कि ये इसी एक चीज के चार मुख्तलिफ पहलू हैं, क्योंकि आपके देखने का अंदाज अलग अलग है। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? यस और नो लिख दें। हम्म। ठीक है। तो इसी तरह ये जो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती हैं, जिनके तहत आप अपनी पर्सनालिटी टाइप मालूम करते हैं, ये एक ही चीज को मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अंदाज से देख कर बता रही होती है। आप यानी उसी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं, तो आप जो मिलती जुलती चीजें हैं वो आपको एक जैसी ही मिलेंगी सब में। मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो एमबीटीआई में भी है और ओशन मॉडल में भी है। तो अगर ये नहीं होगा कि आप एमबीटीआई जब करने जा रहे हैं और आपने सही सही जवाब दिए हैं, कोई झूठ नहीं बोला उसके अंदर, कोई तफरी नहीं की है, तो एमबीटीआई में तो आप इंट्रोवर्ट आ जाएं और उसके दूसरे के अंदर आप एक्सट्रोवर्ट आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो मिलती जुलती जो चीजें हैं उसके अंदर आपको एक जैसे नताइज नजर आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम सब एक एक करके उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं कि ये है क्या। असल में तो ये एक प्राइमर है, इसके लिए तो 2 दिन की वर्कशॉप भी जो है ना, अ, वो काफी नहीं है। इसके लिए तो हमें पूरा पूरा दिन बैठना पड़ेगा, सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक 3-4 घंटे। तो मैं सिर्फ आपको कुछ आइडियाज देना चाह रहा हूँ ताकि आप खुद से जाके इसके ऊपर पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। तो एमबीटीआई का एक जो पहला लेटर है, जैसे मेरा आता है आई, तो या तो आप इंट्रोवर्ट होंगे
या आप एक्सट्रोवर्ट हो। अच्छा, इस चीज को आप अपने हवाले से भी समझ सकते हैं, और इस चीज को आप अपने साथ रहने वालों के हवाले से, अपने साथ काम करने वालों के हवाले से भी समझ सकते हैं, अपने बच्चों के हवाले से भी समझ सकते हैं, अगर किसी के बच्चे हैं तो। ठीक है। इंट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो गौर फिक्र वाला होता है, सोचता समझता है, खामोश रहता है, किताबें पढ़ता है। उसके कम दोस्त होते हैं, 2 3 4 दोस्त होते हैं, वो मुश्किल करीबी। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो एक पार्टी पर्सन होता है। तो वो आपको किसी होटल में बैठा हुआ कहे लगाता हुआ नजर आ जाएगा, बड़ी बड़ी दोस्तों की दावतों में जा रहा होगा, पब्लिक में जाके उसको लगेगा वाह मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। अच्छा, ये दो। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई, जैसे इनिशियली ऐसा लगता है देखिए कि भाई या तो आप इंट्रोवर्ट होंगे या आप एक्सट्रोवर्ट होंगे। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअम है। कंटिन्यूअम से क्या मुराद है? ये एक लाइन है, इसके एक एंड पे इंट्रोवर्ट है और दूसरे एंड पे इसके एक्सट्रोवर्ट है। तो आप इस स्पेक्ट्रम के दरमियान में कहीं फॉल कर रहे होंगे। आपको एक मजे की बात बता दूं। तो मैं जब आईओबीएम में रेगुलर क्लासेस पढ़ाता था, तो मेरी हेल्थ साइकोलॉजी की क्लास होती थी, उसमें पर्सनालिटी एनालिसिस में करता। तो उनको सवालात ऐसे देता था टेढ़े मेढ़े, कि जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने ना, एक मिड टर्म का एग्जाम था, मैंने कहा आपने मेरा एनालिसिस करना। अभी तक हमने कोई 8 10 क्लासें साथ गुजार ली हैं, तो अब तक आपको मेरी पर्सनालिटी का अंदाजा हो गया, तो यू नीड टू एक्चुअली एनालाइज माई पर्सनालिटी। और आपने उसके लिए अपना एविडेंस भी देना है कि आपको क्यों लगता है कि आप कुछ कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अच्छा, पर्सनल लाइफ में मैं बड़ा शदीद इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। अच्छा, इंट्रोवर्ट बंदे की खासियत ये होती है कि वो फोन पे बात करना पसंद नहीं करता। वो मैसेज पे बात करेगा आपसे। आमतौर से वो कहेगा कि जी मुझे फोन पे बात करना पसंद नहीं है, या वो कहेगा नहीं, जाहिर है, वो आपको कहेगा जी आप मुझे मैसेज कर दो। तो वो लिख के बात खुशी खुशी करते हैं वो लोग। तो मैं इतना हैरान हुआ कि मेरी पूरी क्लास ने मुझे एक्सट्रोवर्ट लेवल किया, सिवाय एक आध के। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड है वो क्लास के अंदर जाके बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो ये हो सकता है कि आप एक जगह पे एक तरह बिहेव करते हैं, दूसरी जगह पे दूसरी तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने करीबी लोगों के अंदर आप उनको देखेंगे तो वो इतने कंफर्टेबल होंगे और ऐसे मजे से बात करेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि ये एक्सट्रोवर्ट इंसान है। लेकिन जैसे ही वो किसी शादी में जाएगा, किसी पब्लिक में जाएगा, किसी अ, और जगह पे जाएगा जहाँ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां वो बिल्कुल कोने में एक सिरक के बैठ जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आप जिसके साथ रहते हैं या जिसके साथ काम करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी उससे डिफरेंट है, तो क्या किया जाए? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट के साथ कैसे रहना है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट के साथ कैसे रहना। अच्छा, इससे इसका ताल्लुक भी फिर जाके इमोशनल इंटेलिजेंस से मिल जाता है। क्यों? बिकॉज जब तक आप दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके साथ एक रिदम नहीं बना सकते। यानी आपके साथ वो कोई भी कभी भी इत्मीनान महसूस नहीं करेगा अगर एक्सट्रोवर्ट को सुना ही ना जाए, उसको बोलने ही ना दिया जाए, तो वो बड़ा दम घुटा हुआ महसूस करेगा। और अगर इंट्रोवर्ट को उकसाया ना जाए कि भाई कुछ बात कर लो, उसके लिए एक्सट्रोवर्ट का खामोश होना जरूरी है ना। तो हर बंदा चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। तो इंट्रोवर्ट को बात करने के लिए आपको थोड़ा सा उकसाना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे सवालात करने पड़ेंगे, कुछ उससे पूछना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कुरेदना पड़ेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर खुलेगा। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको कुछ देर खामोश रहना पड़ेगा, उसको बोलने का मौका मिलेगा तो वो बोलेगा ना। तो ये दो ऑपोजिट पर्सनालिटी के पोल्स हैं कि एक शख्स बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट है और एक शख्स बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन आमतौर से लोग इस कंटिन्यूम के बीच में कहीं पाए जाते हैं।
और आपको उस हिसाब से ये देखते हुए कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि एक बहुत प्यारी किताब है जिसका नाम है क्वाइट। ऑथर का नाम है सूजन केन। तो उसके अंदर वो ये बताती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप जिंदगी में किस तरह अपनी इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक पावर है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। अच्छा, आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे अपना करियर डिसाइड करते हुए भी आपको सोचना चाहिए। क्यों? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप पब्लिक डीलिंग की जॉब में चले जाते हैं, आप किसी जगह पे जाके काउंटर पे खड़े हो जाते हैं या आप फोन संभाल लेते हैं किसी इदारे का, तो आप बहुत बेचैन और परेशान रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आप अजनबी लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं। तो आपको इन बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा जब आप अपने करियर का डिसीजन लें। अगर आपको अपने बारे में पता है और आपको अपने साथ वाले के बारे में पता है, यानी मैं आमतौर से इस मामले में जो बात करता हूं, तो मेरा मकसद ये होता है कि आपको अगर आप अपने स्पाउस के बारे में पता है, अगर वो मौजूद है तो, नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकते जाहिर है, या आपको अपने बॉस के बारे में पता है, तो आपको उसके साथ डील करने में आसानी होगी। बिकॉज आपको पता होगा कि एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है या नहीं आती? बहुत सारे लोगों के बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अच्छा, तीन बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं और एक बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट है। अब क्या हो गया? अब ये बच्चा किताबें पढ़ रहा होता है और जो दूसरा बच्चा है वो बाहर जाके खेल रहा होता है। अब बंदे को लगता है कि यार मेरे बच्चे के साथ में खराबी है, तो पूछने लग जाता है मेरा बच्चा ऐसा क्यों। हालांकि उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, ये उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है, ये उसका पर्सनालिटी का अंदाज है। अच्छा, अभी हम डिफिकल्ट पर्सनालिटीज पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, जाहिर है वो एक कोई इंडिविजुअल केस होता है जो जिसके साथ कुछ दूसरे मसाइल होते हैं, तो अभी हम तो बहुत जनरल सी बात करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो भी नॉलेज आ जाएगी इंशाल्लाह आप उसको इस्तेमाल करते हुए खुद देख सकते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और फिर वो दोबारा इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक आ जाएगा वहाँ पे। ये हमारी इस वाले स्कोप से बाहर है, क्योंकि आज हम सिर्फ पर्सनैलिटीज पे बात करेंगे, कल हम वैल्यूज पे बात करेंगे। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास, हमने बात कर ली कि जी बंदा जो है वो या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा या इन दोनों के बीच में कहीं। ये बात सबकी समझ में आती है या नहीं आती? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जनाब, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा स्पेक्ट्रम क्या है? दूसरा स्पेक्ट्रम के अंदर आपने, जैसे मेरा है ना, दैट इज INFP, सही है। तो इसी तरह आपने दूसरा स्पेक्ट्रम देखा होगा। कुछ लोगों ने पता नहीं कौन कौन से लेटर्स लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आपने कहाँ से क्या किया। बट इन जनरल सबने अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी तो एक ही जैसे जवाब आने थे। S और I का कंटिन्यूम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंसर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इधर उधर की बातें जरा कम करते हैं, एंड दे वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स, दे वांट टू टॉक अबाउट नंबर्स। ठीक है, वो स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं। सो अगर आपने उनसे बात करनी है, आप दूसरे एंगल से ताल्लुक रखते हैं, वो दूसरे एंगल पे हैं, तो आपको कुछ फैक्ट्स गैदर करने होंगे। और अच्छा, इसको हम, सॉरी मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो मैं ठीक कर लूँ। अच्छा जनाब, सो अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा तेज तेज चलें। कल वैसे हम विल स्टार्ट रनिंग सो दैट चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरा, आपका सवाल फिलहाल अगेन इसके स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, मैं इसके बारे में आखिर में कुछ बातें करूंगा। अच्छा जी, तो दूसरा जो जो पैरामीटर है, दैट इज आइदर यू आर अ सेंसर और यू आर एन इंट्यूटिव।
तो जो सेंसर होते हैं वो नंबर्स ओरिएंटेड होते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। जो इंट्यूटिव होते हैं वो ख्याली दुनिया के करीब करीब रहते हैं। सो यू नीड टू टॉक अबाउट द बिग पिक्चर कि व्हाट डज दीज नंबर्स मीन, इसको ट्रांसलेट करें, इसका मतलब क्या है। तो अगर आप सेंसर हैं तो आपको इंट्यूटिव के, अगर आप सेंसर से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज आप और वो एक ही किस्म की बात बोल रहे हैं। और जब आप इंट्यूटिव से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको उसके जो पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, एंड ऑल द अदर वे अराउंड एज वेल। अगर आप इंट्यूटिव हैं, आपको सेंसर से गुफ्तगू करनी है, तो आपको नंबर्स की बात करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम बिग पिक्चर यू आर लुकिंग एट। फिर एक वो लोग होते हैं सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, वो सिस्टम्स की बात करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, वो पीपल की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। सो अगर आप बहुत ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अक्सर लोगों की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। ये वो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो हमें खुद नहीं पता होता, और हम लोगों की जज्बात का इस्तेहसाल कर देते हैं अगर हम थिंकर्स होते हैं। तो हमें थोड़ा सोचना भी चाहिए कि हम दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। अगेन दिस कम्स टू बैक टू इमोशनल इंटेलिजेंस। एक टर्म है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यह है कि मैं दूसरे के दर्द को महसूस कर सकूं। और दूसरे एंड पे फीलर होता है जो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है, वो सिस्टम को तबाह कर देता है इस चक्कर में। एक बंदा है, वो कहता है जी मेरे घर में बहुत मसले मसाइल हैं और मैं देर से आऊँ। वो कहता है हाँ ठीक है तुम देर से आओ। वो रोजाना बंदा कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 10:30 बजे आ रहा है, 9 बजे का टाइम है, उसके दिल में उसका दर्द है। मगर इस चक्कर में दूसरे लोगों ने भी 9 बजे आने के बजाय 8:30, 9:30, 10, 11, 11:30 बजे आना शुरू कर दिया। तो अब आपने फीलिंग्स के चक्कर में सिस्टम तबाह कर दिया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेड थे। सो आपको दरमियान में कहीं रहना है। मियाना रवि सिखाते हैं ना हमारा दीन हमें। और एक अगला कंटिन्यूम है जो जे या पी का है। उसमें लोग या तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मामले को शुरू से लेके आखिर तक जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ। तो जो जजेस होते हैं, अगर जैसे मैं पी हूँ और मेरी वाइफ जो है वो जे है, ठीक है। अब मजे की बात यह कि हम घर से निकलते थे कहीं खाने पीने के लिए, तो 3 दफा मैं उनसे कहता कि यार ऐसा ना करें, अभी हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, कि यार ऐसा करते हैं वहां चलते हैं, ऐसा करते हैं उधर ना चलें। अब वो घर से प्लान करके निकली हैं कि उनको एक जगह जाना है, और वो ये क्योंकि वो जे हैं तो ये पसंद करती हैं कि शुरू से लेके आखिर तक का जो रास्ता हो वो उनको पता हो कि उन्होंने कहाँ जाना है। एक दफा तय कर लिया तो बस तय कर लिया। अच्छा, मेरा शौक ये है कि मैं अपने ऑप्शन ओपन रखता हूँ कि ठीक है यार, अगर मिल गई एक अच्छी जगह जहन में आ गई तो चलते हैं, में क्या है। तो उससे दूसरे बंदे की अच्छी खासी हट जाती है, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपके साथ वाले जो हैं वो जे टाइप हैं, दैट मीन्स कि दे वांट अ स्पेसिफिक आइडिया कि जो काम करना है वो किस तरीके से होगा, कहां तक होगा, दे वांट इट मैप्ड आउट। मगर अगर पी है तो दे वांट इट कि जी ठीक है, कोई और चीज अगर आ जाती है जहन में तो ठीक है। अब जब सेम फ्रीक्वेंसी पे आप बात कर रहे होते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, बिकॉज सामने वाला भी ऐसा है, वो ऑप्शन ओपन रखता है, और दूसरा वाला जो है आप भी वैसे ही हैं। मगर अगर ये ऑपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट्स हो आपके पास, तो फिर क्योंकि दूसरे की बात आपको समझ नहीं आ रही होती, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, तो मसाइल क्रिएट होते हैं। तो अब दिस इज अबाउट एमबीटीआई। अब आपकी जो रिपोर्ट है आप उसको पढ़ के समझ सकेंगे अच्छे तरीके से इसका क्या मतलब है। आप चाहें तो आप जैसे अब हमने अपने घर में हर एक ने किया हुआ है अपना अपना एनालिसिस, तो हमें अंदाजा है कि हम लोग किस फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर आप भी अपने घर में ये काम कर लेंगे, अपने ऑफिस में ये काम कर लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी एक दूसरे का बिहेवियर समझने में। और जब आप दूसरे का बिहेवियर समझ पाएंगे तो आप उसके लिए सही तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी, मैं आपके जवाबात का मुंतजिर हूँ। यस सर, अग्री। पीस फॉर परसीवर्स। तो अब आपने अपनी रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ना है, सही से पढ़ना है।
ताकि आप समझ सकें अपने आप को भी और दूसरे बंदे को भी। अच्छा जी, अगली चीज जिस पे हम बात करेंगे दैट इज ओशन मॉडल, जिसको हम बिग फाइव भी कहते हैं। ओ इज फॉर ओपननेस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, ये कहीं कहीं आपको ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा एमबीटीआई से। तो जितना आप ओपन टू एक्सपीरियंस होंगे, उतना आगे आने वाली जो दुनिया है, क्योंकि इट इज वेरी अनसर्टेन, नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आप अपने पुराने स्टाइल के साथ और अपनी पुरानी हुनर के साथ जो कुछ भी आपको आता है जुड़े रहेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए कि दुनिया तो हर लम्हा चेंज हो रही है। अगर आप सिर्फ देखें तो एआई ने ही दुनिया को इतना चेंज कर दिया है। बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। हर दूसरे दिन जो है वो, एक साहब थे फ्रीलांसर, उन्होंने लिखा हुआ था अपने आप को, तो हर दूसरे दिन चीजें बदल रही हैं। तो आपको बहुत मुश्किल होगी अपने आप को कैरी करने में। सो ओपननेस जितनी अच्छी हो, ओपननेस टू एक्सपीरियंस उतना अच्छा है। दूसरी चीज जो है दैट इज कॉन्शियसनेस। आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। जितने आप ऑर्गेनाइज होंगे उतना अच्छा होगा। तो अगर आपका सी हाई आता है तो ये अच्छी चीज है, और अगर लो आता है तो आपको इस पे काम करना चाहिए। फिर तीसरी चीज है ओशन मॉडल के अंदर एक्सट्रावर्ट, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर दी है। आमतौर से जो एक्सट्रावर्ट लोग होते हैं वो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। जो दूसरे एंड पे होते हैं स्पेक्ट्रम पे, यानी इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है, तो जाके वो लोगों से बात करने के काबिल होते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग टीचर्स हैं, कुछ कुछ उलमा हैं, और बाकी जगहों पे भी आपको कम्युनिकेट तो करना ही होता है। मेरे उस्ताद कहते थे कि यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। तो आप किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करना सीखें, उसको बेहतर बनाएं। उसके बाद एक चीज होती है, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बात पे नहीं करते, नहीं से आगाज करते। तो अग्रीएबलनेस होना अच्छी बात है, क्योंकि आपके साथ काम करना आसान है। अगर आप हर बात का आगाज ही नहीं से करेंगे तो आपके साथ काम करना मुश्किल होगा। तो इस चीज का अगर आपको इस्तेहजार रहे, अगर इस चीज का आपको, इसके लिए आप कॉन्शियस रहें कि यार मैं हर बात का आगाज नहीं से क्यों करता हूँ, मैं हर चीज में नेगेटिव एंड क्यों देखता हूँ, लेट्स बैलेंस इट आउट। तो आपके लिए इसको मैनेज करना आसान होगा। अच्छा जी, आखिरी चीज जो है दैट इज न्यूरोटिसिज्म। और ये वो बंदा होता है हाईली न्यूरोटिक, जिसको हर काम में एक थपकी की जरूरत पड़ती है। हर रोज उसको चाहिए कि कोई आके उसकी तारीफ करे, उसको बताए कि हाँ जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो काम करता है, वरना वो ढीला होकर बैठ जाता है कि मेरी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। तो अगर आप हाईली न्यूरोटिक हैं तो उस पर भी आपको काम करने की जरूरत है कि जो न्यूरोटिसिज्म है दैट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद जो आपकी भी प्रोग्रेस होती है, या जिसके तहत आप लोगों के साथ चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आपको बाकी चार के ऊपर, ओ सी ई ए के ऊपर पॉजिटिव एंड पे होना चाहिए, और आपको न्यूरोटिसिज्म आपका कम होना चाहिए। यानी बाकी चार ट्रेड्स आपके जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा है, और जितना आपका न्यूरोटिसिज्म कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। आजकल की दुनिया में किसी के पास दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। आग वो है जो आपके अंदर लगी हुई हो, जब तक अंदर आग नहीं लगेगी तब तक काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, वक्त हमारे पास कुछ कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक दो लिंक्स दे देता हूँ। उस पे मेरी बहुत सारी तहरीरें ऑडियोज की फॉर्म में मौजूद हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप उन ऑडियोज को अगर सुन लेंगे, उन स्पीचेस को सुन लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। बिकॉज और कुछ हम आपको रिटन मटेरियल भी देंगे, उससे भी आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। बिकॉज वो जो रिटन मटेरियल है वो उसके अंदर इन आपके कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लगेगा कि अ, जो रह गए हैं, इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका कोई सिलसिला बनाएं, या तो मैं और मौलाना साहब बैठ के एक ऑडियो डिस्कशन कर लेंगे, जिसके तहत आपको आंसर्स भेज दिए जाएंगे, या हम कोई वीडियो डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे किस तरीके से हम आपके इन क्वेश्चंस को जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके डिस्कशन के स्कोप से बाहर है। तो उसका हमने क्या करना है वो हम सोचेंगे। हो सकता है उसके लिए फिर हमें कोई फॉलो अप सेशन रखना पड़े, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाके थोड़ी झांक ताक करेंगे तो आपको इसमें से हर मौजू के ऊपर डिस्कशन मिल जाएगी।
सो मुझे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं एक एक सवाल का वॉइस मैसेज के अंदर जवाब देता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल का जवाब दे पाएं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि जहां तक मुमकिन हो आप लोगों को तशफ़ी हो जाए। लेकिन मेरा एक मशवरा आपको है, सब तमाम लोगों को जो जो ये सेशन ले रहे हैं, जो भी आपके ख्यालात है ना किसी चीज को पढ़ के जो आते हैं, यानी जो सेशन है, ये जो आज आपने सेशन लिया है, लेना है, और जो कल आपने सेशन लिया है, इसके साथ आपने एक काम जरूर करना है, इसकी आदत बना लें। एक डायरी बनाएं और उस डायरी के अंदर जो काबिल अमल नुकात हैं, देखें हर बात हर एक के लिए काबिल अमल नहीं होती। बाज लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं कैरियर काउंसलिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स अटेंड किया 3 महीने का। बहुत जबरदस्त कोर्स था, एसडीसी से जो था, एक्रेडिटेड था। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि जी आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर कैरियर काउंसलर लिख दें। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं अपनी पहचान एज अ करियर काउंसलर नहीं बनाना चाहता, मैं ये कोर्स सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो अगर मुझे उनको मशवरा देना होता है तो मैं सीख के दे दूं, या थोड़ा सा देख लूं कि इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली क्या हो रहा है, क्या चीजें मौजूद हैं, इसलिए मैं कोर्स ले आया। तो मैं ये करियर काउंसलर बन के जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ। हाँ, ये काम मेरे काम का हिस्सा है। इसी तरीके से कॉपी राइटिंग का एक कोर्स मैं ले रहा था, जिसके अंदर हम एड्स वगैरह लिखते हैं, और उसका मकसद भी ये नहीं था कि मैं कॉपी राइटर बन जाऊं। उसका मकसद ये था कि जी मैं जो कुछ लिखता हूँ उसको एक नया अंदाज मिल सके, तो कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाए। तो वहां भी उन साहब को मैंने, जो मेरे उस्ताद थे, उनको मैंने यही जवाब दिया कि भाई मैं कॉपी राइटर बनने नहीं आया हूँ आपके पास, मैं सिर्फ ये काम सीखने इसलिए आया हूँ कि मुझे अंदाजा हो कि किस तरीके से तहरीर को एक मुख्तलिफ शक्ल दी जा सकती है। कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो बातें हम इस कोर्स में बताएंगे हर चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, लेकिन जो एप्लीकेबल हो उसके बारे में सोच के अपने पास एक डायरी में कुछ काबिल अमल नुकात लिखें। जब आप उस डायरी को 6 महीने बाद, साल बाद उठाएंगे और ये वाले पेजेस खोल के देखेंगे और इसकी आदत बना लेंगे, तो आप तो जाहिर है हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लिख ही रहे होंगे। तो जब आप ये वाले पेजेस खोल के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा इतनी चीजें मैंने इसमें से अप्लाई कर दी हैं और इतनी चीजें अप्लाई नहीं कर सका, भूल गया। और हो सकता है कि उस वक्त वो मौका आ जाए कि जिस वक्त आप उन चीजों को अप्लाई कर सकें। तो कोशिश ये करें कि अपने जो तासुरात हैं, जो अपनी जिंदगी में काबिल अमल चीजें हैं, उनको लिखने की आदत डालें और उनको मामूल में शामिल करें। जब तक इन चीजों को आप मामूल में शामिल नहीं करेंगे, इनका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं है। आप 200 कोर्सेज अटेंड कर लें, लेकिन अमल में एक रत्ती का इजाफा ना हो तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप कुरान करीम को भी अमल में लेकर नहीं आते, जो हदीस मुबारक की तालीमात हैं उनको भी अमल में लेकर नहीं आते, आपकी जिंदगी में एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पढ़ने से फर्क तो नहीं पड़ता ना, जिंदगी बेहतर नहीं होती, सवाब मिलता है, लेकिन असल मकसद इन किताबों का या इन सारी तालीमात का सवाब देना थोड़ी है। इनका मकसद तो यह है कि आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर इबादत करने वाला, अल्लाह ताला का बंदा बनाया जाए। वो हम बन नहीं पाते क्योंकि हम इन पे अमल नहीं कर पाते। सो असल चीज जो कुछ सीखा है उसको अमल में लाने पे। ठीक है जनाब, इससे हम कहानी शुरू करते हैं। वैल्यू से पहले मैं एक और चीज पे बात करना शुरू करूंगा। जब आपको इंशाल्लाह इसका हैंडआउट मिलेगा पीडीएफ में, तो उसमें ये बात शुरू में ही लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको आज के लिए रखा था। एक जुमला आप जब भी किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे तो वो अक्सर बोलते हैं, और उसके ऊपर वो अपनी बात बिल्ड करते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अच्छा, गोरे मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर ये बात बड़ी कॉमन है कि क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम नहीं होता, तो वो परेशान फिर रहे होते हैं या दूसरों को भी परेशान कर रहे होते हैं। और हमारे वालों ने भी यही चीज उठा ली है। हालांकि अगर हम कुरान खोल के देखें तो हमें अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी का मकसद बता दिया है। और क्या मकसद बताया है भाई? कोई बता सकता है? लिख सकता है चैट बॉक्स के अंदर? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अच्छा, यहां से एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है। इबादत से मुराद आपकी पूरी जिंदगी है। मैं और आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ ही इबादत है। ठीक है, आप अगर अपनी जिंदगी में अपनी नियत को ठीक कर लें, गोरे ने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी द पावर ऑफ इंटेंशन। मगर उससे पहले हमें ये बात बताई जा चुकी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपका हर काम जो आप ठीक अंदाज में कर रहे हैं, जिससे किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और जिसका करने को आपको हक है, यूं कह लें, बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचाना भी हक हो जाता है, तो वो काम इबादत है। यूं समझ लें कि आपकी 24 घंटे की जिंदगी इबादत है। अच्छा, अब कुछ फराइज अल्लाह ताला ने हमें बता दिए कि भाई तुमने ये काम करने, मगर उससे आगे हमारे ऊपर छोड़ दिए। अब किसी को सारा सारा दिन नमाज में खड़े रहने में मजा आता है, अच्छी बात है भाई, आप वो काम कर लें। किसी को पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है तो आप वो काम कर लें। किसी को लोगों की खिदमत करने में मजा आता है तो आप वो काम कर लें। तो इबादत का जो नफिल वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहां से बात शुरू होती है स्ट्रेंथ एनालिसिस। और एक और चीज, एक वर्ड आप आजकल बहुत ज्यादा सुनेंगे जिसका जिक्र मैं करना पसंद करूंगा, दैट इज कामयाबी। भाई हम सब जो हैं वो ये चाहते हैं कि कामयाब हो जाए, और आजकल आपको कामयाबी के साथ कुछ चीजें दिखाई जाएंगी। अगर आप कुछ लोगों को ऐसे फॉलो करते हैं जिनको बज़ाहिर दुनिया कामयाब समझती है, तो या तो कोई स्पोर्ट्समैन कामयाब तस्वुर होता है कि जी वो स्पोर्ट्समैन है, फिर उसका लाइफस्टाइल होता है कि जी वो एक बड़ी सी गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, या कुछ अ, अपना चूरन बेचने वाले हजरात जो हैं वो अपने आप को कामयाब शो करते हैं। कभी बड़ी सी गाड़ी के सामने खड़े हैं, कभी बड़ी से घर के सामने खड़े हैं, कभी किसी होटल पे खड़े हुए हैं, सारा दिन अपनी तस्वीरें लगाते हैं और आपको ये बताते हैं कि जी हम कामयाब हैं, आप भी हमारी तरह कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाबी का मफहूम एक मुसलमान के जहन में बिल्कुल क्लियर और साफ होना चाहिए। अगर आप दौलत को कामयाब समझते हैं, सॉरी, अगर आप दौलतमंद को कामयाब समझते हैं, दौलत हासिल करने को कामयाबी समझते हैं, तो दुनिया में हर वो शख्स जिसके पास दौलत नहीं थी वो कामयाब नहीं है आपके पैरामीटर के तहत। तो ये बड़ी खतरनाक बात है अगर आप इस पे गौर करें। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ वो शख्स कामयाब है जिसके पास मिलियन डॉलर्स हैं, जो मिलियनेयर है, तो हर वो शख्स जो तारीख में गुजरा है जो मिलियनेयर नहीं था वो फिर कामयाब नहीं है, तो अब ये जद कहाँ कहाँ जाकर पड़ती है, ये बड़ी खतरनाक बात। तो इसके लिए हमें अपना कामयाबी का मफहूम जो है ना उसे ठीक करना पड़ेगा। जो कामयाबी को जिस तरह हम देखते हैं उसे हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के नज़दीक कामयाबी क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई अल्लाह ताला तो ये कहते हैं, कामयाबी के बारे में मुख्तलिफ आयात मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक आपके सामने पढ़ूंगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि वो कामयाब हो चुका जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो असल कामयाबी तो भाई यही है। अगर आपको इसके अलावा कोई चीज कामयाबी नजर आ रही है तो आपको अपना वो लेंस क्लियर करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कामयाबी को देख रहे हैं। कुरान करीम में और भी बहुत सारी ऐसी आयात मौजूद है जहां कामयाबी को बिल्कुल क्लियर करके बता दिया गया है। तो मैं आपको दो बातें कहूंगा जिसके बारे में आपके जहन में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। नंबर टू, कामयाबी क्या है। कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है। बाकी दुनिया किसी भी चीज को कामयाब कर ले। अच्छा, अब अगर कामयाबी ये है कि मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो मैं चाहे दौलतमंद हूं चाहे मैं फकीर हूं, दोनों सूरतों में मेरे पास कामयाबी का इक्वल चांस मौजूद है, क्योंकि मेरा जो पेपर है वो इंडिविजुअल है। आपका पेपर है, मेरा पेपर मेरा पेपर है, मेरा इम्तिहान मेरा इम्तिहान है, आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान है। मुझे उस इंडिविजुअल इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी, इस काबिल बनना है कि कम से कम पासिंग मार्क्स लेके ही अल्लाह ताला एक धक्का मार के कहें जा भाई तू उधर चला जाए, बड़ी मेहनत की है तूने। सही है। सो अब यहां पे आती है आपकी स्ट्रेंथ। कैसे? देखिए इंसान, आप सब ने अपने अपने स्ट्रेंथ एनालिसिस किए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स यहां लिख दें, जल्दी जल्दी, देर नहीं लगानी। टॉप 3 स्ट्रेंथ्स जो आपने अपना स्ट्रेंथ एनालिसिस किया है उसका रिजल्ट आया होगा, आपने अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स लिखनी है। जो स्ट्रेंथ एनालिसिस में से निकला है उसमें दयानतदारी के लफ्ज तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। हाँ, ऑनेस्टी था, अंग्रेजी में लिखेंगे तो जरा आसानी होगी मुझे कंपेयर करने में। टॉप 3
उर्दू में कैसे कर लिया आपने? मेरे हिसाब से तो ये इंग्लिश में मौजूद है। खैर कोई बात नहीं। एबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी, गुड। ठीक है, कोई मसला नहीं है हमारे साहब, नो वरीज। सक्सेस, एक्सलेंस। यार ये आप लोगों ने कहाँ से स्ट्रेंथ एनालिसिस किया है? इसमें सक्सेस तो मौजूद नहीं है। जस्टिस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, क्यूरोसिटी, पर्सपेक्टिव, सेल्फ रेगुलेशन, एक्सीलेंस और डिटर्मिनेशन। मेरे ख्याल में आप स्ट्रेंथ एनालिसिस को, अहमद साहब, और वैल्यूज को, दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एनालिसिस वो था जो आपने वीआईए के प्लेटफॉर्म पे जाके किया था, और जो 24 में से आपको टॉप सारी निकाल के देता है मेरे ख्याल में, लेकिन टॉप 5 को हाईलाइट करता है। जब मैं लास्ट टाइम किया था तो ये सूरत हाल थी, अब मुझे पता नहीं है क्या सूरत हाल हुई होगी। खैर, और जनाब बाकी खवातीन हजरात, जल्दी जल्दी। काइंडनेस, लव ऑफ लर्निंग, ऑनेस्टी, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं अपनी बात की तरफ वापस आ रहा हूँ। तो एक चीज जहन में लेकर आए कि अगर आपको अपनी टॉप तीन तीन स्ट्रेंथ पता है, और उसमें से एक स्ट्रेंथ ऑनेस्टी है। मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं, मुझे कोई काम करवाना है किसी से, तो मुझे ऑनेस्ट बंदा ढूंढने में मुश्किल होती। ऑनेस्ट बंदा ढूंढने में मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हमारे माशरे में बुराइयां बहुत बुरे तरीके से फैलती चली जा रही। तो एक ऐसा शख्स जो ईमानदारी के साथ अपना काम करे, उसको तलाश करना मुश्किल है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग ही ऑनेस्ट होंगे, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, यानी टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ में शुमार होती है, तो आप अगर इस हवाले से इस बात को एक्सरसाइज करना शुरू करें और शो करना शुरू करें कि जी हम ईमानदारी से जितना काम होता है उतना ही करते हैं। मैं कभी कभी गाड़ी के एसी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक शॉप है तारेक रोड पे, मेरे घर से काफी दूर है, तो मैं वहां जाता हूँ। और मैं वहां क्यों जाता हूँ? मैं वहां इसलिए जाता हूँ कि कभी एक दफा ऐसा भी हुआ है कि मुझे लगा है कि 15-20 हजार का काम होगा, और मैं पैसे लेकर गया, उन्होंने 500 रुपये लेके और फिल्टर चेंज करके मुझे वापस भेज दिया। अभी पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जी मुझे लगा कि गाड़ी की गैस खत्म हो गई है, और उन्होंने सिर्फ फिल्टर निकाला, चोक किया, चोक हुआ था, उसको साफ सुथरा किया, वापस दूसरा लगाया, और उन्होंने कहा जी जाए घर जाए, कि चल जाएगी इस पूरी सर्दियों में। तो द पॉइंट इज कि ऐसा कहाँ होता है? आप किसी को अपने उस मामले में शामिल कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो लोग तो फौरन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खुद आपसे नाजायज फायदा उठाते हैं। उनको पता होता है कि आप मासूम हैं, आपको इल्म ही नहीं है उस बारे में। सो अगर आप ऑनेस्टी आपकी स्ट्रेंथ है, और आप उसको अपने कारोबार में, अपने काम में अपनी निशानी बना लें, और हर काम को उसके मयार के मुताबिक पूरा कर लें, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको जानने लग जाएंगे कि ये बंदा जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। जिस चीज की सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है, जिस चीज की दुनिया में कमी होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपके माहौल में ऑनेस्टी की कमी है, आप किसी के पास जाएं, वो आपको चूना लगाने के लिए तैयार बैठा। सो अगर आपसे लोगों को अच्छा काम मिलेगा, और आप इस तरह काम करते हैं, और आप उनको कह भी देते हैं कि भाई क्या ये मुमकिन है कि आप सर 2-4 लोगों को मेरे पास रेफर कर दें अपने काम के लिए, कभी कभी मुंह से बोलना पड़ता है, तो आप देखिएगा आपका काम किस तरह तरक्की करेगा। एक्सीलेंस, बाज लोगों ने लिखा है। सोचें कि अगर आप अपने काम को हमेशा बेहतरीन अंदाज में करना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक्सीलेंस जो है ना, हमारी रिलीजियस ड्यूटी है। एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एहसान को हर काम में लाजिम करार दिया है। अगर मुझे अल्फाज सही याद है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, इन्नल्लाह कतबा अलैकुमुल एहसाना अला कुल्ली शै। तो आप सोचें कि हर मामले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक्सेलेंस हमारे ऊपर वाजिब है। सिर्फ
दीनी मामलात में नहीं, दुनिया के मामलात में भी। मैं इस दीनों दुनिया के अलग अलग तस्वुर से थोड़ा सा शाकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। दुनिया खराब करेंगे आप तो दीन तो खराब हो ही जाएगा आपका, क्योंकि आप उस दुनिया ही के अंदर तो इम्तिहान देने के लिए आए। तो अगर हर काम में एक्सेलेंस आपकी ड्यूटी है तो फिर बच क्या जाता है। आप अपना काम बेहतरीन अंदाज से करना शुरू कर दें। थोड़ा सा आपको उसे लोगों तक पहुंचाना सीखना पड़ेगा, वो उस काम का हिस्सा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप उसके बारे में लोगों को पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। और ग्रेजुअली आपके इर्द लोग जो हैं वो आपके काम के मोतरफ होते चले जाएंगे, लोगों को आपके पास रेफर करना शुरू कर देंगे कि भाई ये साहब बड़ा जबरदस्त काम करवा। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स लॉन्च किया था 3 मंथ्स का, 12 स्टेप्स टू लीडरशिप एक्सेलेंस। और वो पेड कोर्स था, उसके अंदर बहुत मेहनत लगी। मैंने तकरीबन 6 महीने लगाए उस कोर्स को डिजाइन करके, पूरा एलएमएस पे लोड करने पे। फिर वो 3 महीने रन हुआ। उसके जो रिव्यूज हैं मैं वो जब देखता हूँ तो मेरा दिल, जिसको कहते हैं ना, बाग बाग हो जाता है और खून बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसके रिव्यूज बहुत जबरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने बहुत मेहनत की है। जब आप मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी मेहनत के कदरदान लोग मिल जाएंगे। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ आई है क्यूरोसिटी, सीखना और सिखाना आपका काम है। जो लोग पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रखते हैं, आप में से काफी सारे लोग टीचर्स हैं, क्या आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के बारे में पढ़ते हैं? मैं बात प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ हूँ, व्हाट्सएप पे ही या इधर उधर। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि टीचिंग के ग्रुप्स पे टीचिंग के बारे में बात नहीं होती। जो हमारे सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स हैं उन पे उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं होती, दुनिया जहां की बात हो। सो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आप प्रोफेशनली इम्प्रूव नहीं हो रहे। सो अगर आपका ताल्लुक टीचिंग से है, आप टीचिंग के हवाले से नई नई चीजें सीखते रहें। एक बड़ी जबरदस्त किताब है, आई थिंक सीरीज ऑफ वीडियोस भी है, उसका नाम है टीच, सॉरी, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। टीच लाइक अ चैंपियन। बल्कि आपको मेरे यूट्यूब के ऊपर भी टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से इस वक्त मेरे ख्याल में 15 वीडियोस, तो जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था उस पर मौजूद है कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप भी ग्रुप भी बना रखा है टीचर्स के हवाले, जिसमें मैं टीचिंग के हवाले से चीजें पोस्ट करता हूँ। उसका लिंक मैं आज आपसे शेयर कर दूँ, तो जो उस्ताद हैं वो उसको उसमें शामिल हो सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि क्या आप टीचिंग के बारे में सीखते हैं कि मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। हमने अभी पिछले दिनों एक चीज पढ़ी, जिसको बड़ी तफसील से पढ़ने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस पर मजीद कुछ काम करने का, सीखने का इरादा रखता हूँ मैं। कुछ मटेरियल डेवलप करने का भी प्रोग्राम है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। कॉग्निटिव लोड थ्योरी ये बताती है आपको कि आप किस तरीके से लर्निंग के प्रोसेस को और टीचिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना मटेरियल इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को दें कि जिससे उनको उसको समझने में और अपने अंदर बिठाने में जहन की आसानी हो। तो क्यूरोसिटी अगर आपके अंदर है तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में और अपनी जो भी काम आप कर रहे हैं उस हुनर के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए। उसके बारे में सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया हासिल करते रहना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी है। तो भाई अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप लिखते क्यों नहीं? आप कोई आर्ट वाला काम क्यों नहीं करते? आप खत्ताती सीख लें, आप पेंटिंग सीख लें। आप उसको फारिग टाइम में करें, मगर उसे अपने काम का हिस्सा बनाएं। और मजे की बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस्ताद हैं और आपको खत्ताती भी आती है, तो क्या आप अपनी उस्तादी से मुताल्लिक जो चीजें हैं, क्या उनको उसके जरिए ज्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ा सकते हैं? तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेंगी। लव ऑफ लर्निंग आपके अंदर एक मैंने जगह देखा है, ये मेरी भी टॉप स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लव ऑफ लर्निंग अगर आपके अंदर है तो क्या आप अपने आप को नई नई चीजों के को सिखाने, सीखने और सिखाने में लगा सकते हैं? आप एक उस्ताद तो हैं, मगर क्या आप अपने ही सब्जेक्ट में घूम रहे हैं, या आप इससे बाहर भी निकल रहे हैं, या आप इधर उधर कनेक्शंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उसको यहाँ लाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं?
और क्या आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जबकि लव ऑफ लर्निंग आपका आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को उठाना है और आपने ये सोचना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं उसमें इसका क्या इस्तेमाल, मैं किस तरीके से इन स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर एक बहुत अहम चीज ये है कि टेक्नोलॉजी, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपके आपकी स्टडीज, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स भी थे यहाँ पे, तो क्या आप आगे की जिंदगी में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? मिसाल के तौर पे अगर आप टीचर हैं और आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, अब जैसे हमारा ये ऑनलाइन सेशन है, तो क्या आप इसके अंदर कुछ नई जिद्दत लाना चाह रहे हैं? क्या आपने कुछ नए टूल्स सीखे हैं? मिसाल के तौर पे हमने यहाँ यूज़ नहीं किए, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, मगर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ मिल के लर्न करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। क्या आपने वो टूल सीखे? क्या आपने टेक्नोलॉजी, टीचिंग विद टेक्नोलॉजी के अंदर कमाल हासिल करने की कोशिश की या इस बारे में सोचा? सो मैं आपको सिर्फ रास्ते दिखा रहा हूँ कि आपने अपनी 5 स्ट्रेंथ्स रखनी है अपने सामने और आपने देखना है कि आपने ज़िंदगी में इसको कहाँ-कहाँ, किस तरह इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। ताकि अल्लाह ताला ने जो काम आपको सौंपा है, जिस जिस दुनिया के अंदर, जिस फील्ड में डाला है, उस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि आखिर में आपको भी थपकी मिले और अल्लाह ताला आपको कहें, जाओ भई, उधर ही चले जाओ तुम भी। बड़ी तुमने मेहनत की, बड़ा ज़ोर लगाया। तो क्या इस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें कि किस तरीके से आप इन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए अपने काम के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है कि स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल क्या है? तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास 24 कैरेक्टर की स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। तो आप टॉप वाली से शुरू हो जाएँ, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, फिर सेकंड वाली पे जाएँ, फिर थर्ड वाली पे जाएँ, फिर फोर्थ वाली पे जाएँ और थोड़ी-सी तवज्जो वो जो बॉटम हाफ है ना उसको भी दें, कि यार इनमें से कोई कौन-सी चीज़, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट, कौन-सी चीज़ थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, तो कोई 2-4 वर्कशॉप्स ले लें, महवर पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस पे पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। तो और बहुत सारा कुछ अवेलेबल होता है कि क्या मैं इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो ज़्यादा 75% तवज्जो आपकी उसके टॉप वाले पोर्शन में होनी चाहिए और 25% तवज्जो आपकी उसके बॉटम वाले पोर्शन पे होनी चाहिए कि यार मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं मैं उसको तो थोड़ा-थोड़ा करके दूर करूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक कमज़ोरी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आप वादे के पक्के नहीं हैं, आप वक़्त के पाबंद नहीं हैं, आप लोगों को जो टाइम देते हैं उस टाइम पे काम पूरा नहीं कर पाते, तो आपके अच्छे काम की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। उसकी वजह ये है कि लोग कहेंगे भाई ये तो बंदा जो है ना, इसके कॉल और फेल में तज़ाद है, ये कहता है मैं 5 दिन में कर दूँगा, करके 8 दिन में देता है और उस दौरान में कोई डेडलाइन मिस हो जाती है किसी की, तो सारा नुकसान आपको होगा। तो आपको इस उस एंड से भी देखना है कि अगर मेरी कमज़ोरी कोई ऐसी कमज़ोरी है, जो कि मुझे बहुत नुकसान पहुँचा रही है, तो उसको दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो ज़िंदगी के 24 पहलू इस टेस्ट ने आपको दिखा दिए हैं। आप देख लें, अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करें कि आपको किस पे काम करना है और आप किस तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बना सकते हैं, ज़िंदगी में अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने काम में एक्सेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले लेवल के ऊपर और वो अगला लेवल है जनाब वैल्यूज़ का। तो आप लोग अपनी-अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे इधर चैट बॉक्स में, ज़रा मैं देखूँ कि क्या वैल्यूज़ आई हैं आप लोगों की। एक नहीं लिखे, कम से कम 4 से 5 वैल्यूज़ लिखें कि आपने क्या वैल्यूज़ निकाली हैं वैल्यू एनालिसिस। अच्छा, अगर मैं वैल्यूज़ को आसान उर्दू में समझाऊँ ना, तो ये समझ लें कि ये आपकी ज़िंदगी के उसूल हैं। वो उसूल जो आपके लिए अहम हैं, ज़िंदगी गुज़ारने के उसूल। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक वैल्यू है, होगी किसी न किसी की ज़रूर आई होगी, एंड दैट इज़ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि आपको बिल्कुल कोई 2 नंबरी पसंद नहीं।
अच्छा जी, आपके लिए एक ऑफर आती है जॉब की, और आपको पता चलता है कि भाई ये जो जगह है जहां से मुझे जॉब की ऑफर आई है, ऑफर तो बड़ी अच्छी है। मेरी मौजूदा तनख्वाह से मुझे 20-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और इस वक्त मुझे जरूरत भी है, तो मेरे काम आ जाएंगे ये पैसे, तो मेरा काम बन जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अपनी 5 अदद वैल्यूज लिखी हुई हैं, और उसमें सबसे ऊपर इंटेग्रिटी लिखा हुआ जगमगा रहा है, तो आपको इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाहिए कि क्या मैं यहाँ पे रहकर ये काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ठीक है। अगर मुझे पता है कि एक जगह 2 नंबरी होती है, तो क्या मुझे वहां काम करना चाहिए, क्या मुझे वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिलीजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक वैल्यू में आया है जनाब रिलीजन, और आपको ऑफर आती है जनाब एक अदद बैंक से काम करने, और आप सोचते हैं कि चलो यार कुछ अर्से काम कर लेते हैं और फिर देख लेंगे बाद में, इधर उधर स्विच हो जाएंगे। तो ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। जब आप फैसला करने जाएंगे तो आपको फैसला करने पे सबसे पहले जिस चीज पे नजर डालनी चाहिए वो अपनी वैल्यूज है। मेरे लिए जिंदगी में क्या क्या अहम है, मैं फैसला करते हुए उसमें से अगर ये 5 चीजें हैं टॉप, मैं हर एक को बतौर एक कसौटी इस्तेमाल करूंगा, और मैं ये देखूंगा कि इसके हिसाब से मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज इस काम आती हैं, और वैल्यूज इसलिए होती हैं कि इनको आप एक जगह लिख कर रखें और वक्तन फवक्तन उनको देखते रहें। जब आप अपनी वैल्यूज को देखते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि कभी कभी ऐसा होता है बंदा स्लिप होने के बारे में सोच रहा होता है कि यार बड़ी अच्छी ऑफर है, सोचने दो मुझे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बगैर नाम लिए, नाम लेना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। सो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्कीम आई शहर के अंदर, और पता नहीं कितने लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि यार वहां कुछ ले लो। अच्छा, मेरे दिल में इत्मीनान नहीं था, इसलिए कि मुझे लगता था कि यार एक जगह की शोहरत ही ये है कि वो जगह जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, और किसी की जमीन पे कब्जा किया गया है, किसी को जबरदस्ती बेदखल किया गया है, और कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए गए हैं जो कि मुनासिब नहीं, दीन उन्हें सही नहीं समझता। कभी कभी मैं जो है वो, इतनी ज्यादा लोगों ने एनकरेज किया या इतना ज्यादा लोगों ने बात की इस मौजू पे कि कभी कभी मैं सोच में पड़ जा रहा था। तो बड़े मजे की बात है कि मेरी बेटी, एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बेटी ने मुझे कहा कि यार आप ऐसे सोच भी क्यों रहे हैं, मतलब आप इस पर गौर भी क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि एक चीज की बुनियाद ही ठीक नहीं है। तो उस चीज ने मुझे हमेशा क्लियर किया, जब भी आप कोई ऐसा फैसला करने जाएं तो आप देखें कि उसकी बुनियाद जो आपकी वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के साथ मैच करती है कि नहीं करती। कुछ प्रोफेशंस होते हैं या कुछ कारोबार होते हैं जिनके अंदर 2 नंबरी उसका पार्ट ही है। अगर आप स्टेट एजेंसी का काम करेंगे तो शायद ही ये मुमकिन हो, मुझे लगता है कि आप रिश्वत लिए बगैर आप अपनी फाइल्स को आगे पीछे कर सकते। एक एक छोटे छोटे से काम के लिए भी आपको जाके वहाँ इधर उधर क्लर्कों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, तो जाके काम होता है। सो अगर आप जानबूझ के उस काम में घुस रहे हैं और आप ये काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वैल्यूज के साथ ट्रू नहीं है। अच्छा, जब आप अपनी वैल्यूज से ट्रू नहीं होते या उससे इनहेराफ करते हैं तो क्या पैदा होता है, एक चीज पैदा होती है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करना जो है ना, नफ्स लव्वामा का काम है। वो आपको मलामत करता है सारा टाइम कि अबे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब या तो बंदा उसको बेहोशी की दवा देके सुला देता। तो आपने पढ़ा होगा कि एक हदीस है कि जी हर गुनाह करते हुए कल्ब का जो एक हिस्सा है ना वो स्याह पड़ जाता है। फिर एक वक्त आता है कि आपको गुनाह जो है वो गुनाह नहीं लगता।
तो कॉग्निटिव डिसोनेंस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उसका गला घोंट देते हैं नफ्स लव्वामा का ना, फिर वो आपको बोलना भी छोड़ देता है कि यार ये तो सुनता ही नहीं है, इसको बोलने का फायदा क्या। तो आपकी वैल्यूज आपको बताएंगी कि कोई काम आपने करना है या नहीं करना है। और अगर आप उनके बताने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होगी, बेचैनी और बेकरारी पैदा होगी। यार दीन तो ये कहता है, मैं ये कर रहा हूं। अब बेकरारी एक दफा पैदा हो गई है तो उसका क्या हल है? आपने पहला फैसला ही गलत किया कि आपने अपनी वैल्यूज से इनहराफ कर ली। और मुसलमानों में हमारी वैल्यूज जो है वो तो आती ही दीन से हैं। अब आपने इनहराफ कर लिया तो अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई, बेकरारी पैदा हो गई। अब इसका क्या हल है? अब या तो आप उसके मुताबिक अमल करके अपने आप को ठीक कर लेंगे, या उसका गला घोंट देंगे। अगर आपने उसका गला घोंट दिया तो आप उस रास्ते पे चल निकले हैं जो कि कामयाबी का रास्ता नहीं। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और आप कहते हैं यार इसके बगैर तो इस मुल्क में काम ही नहीं चलता, या इसके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता, आपने एक एक्सक्यूज अपने लिए पैदा कर लिया है और उसको आप बतौर हीला इस्तेमाल कर रहे हैं और वो काम करे चले जा रहे हैं, तो फिर आपका ज़मीर आपको मलामत करना छोड़ देगा, नफ्स लवामा चुप होके एक कोने में बैठ जाएगा, वो कहेगा करने दो भाई, बाद में देखेंगे। और फिर जब होश आता है तो बहुत सारा टाइम गुजर चुका होता है, आप इतने लोगों का हक मार चुके होते हैं, इतनी गड़बड़ कर चुके होते हैं कि उसको सुधारना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कहाँ कहाँ किस किस को ढूंढते बनेंगे। तो वैल्यूज की ये यूटिलाइजेशन है। पांचों वैल्यूज जो आपकी टॉप मोस्ट आई हैं वो उसूल हैं जिंदगी के, जिनके मुताबिक आप जीते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो मैं चाहूंगा कि आप कॉन्शियसली उनके मुताबिक जीना शुरू कर दें। जब आपके सामने इस फैसला करने के लिए क्वेश्चन आए, आप इन पांच उसूलों को अपने सामने रखें, आप देखेंगे भाई ये सारे उसूल मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे ये फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जनाब ये था इस्तेमाल वैल्यूज का। आप तमाम लोगों की वैल्यूज आपके पास हैं, उसे अपने पास लिखें और उसकी रोशनी में फैसले करें। अच्छा जी, अब कुछ सवाल लिए जा सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर देख लेता हूँ आपने क्या सवाल डाले। ओबीडियंस, अदब। अम, एक सवाल तो मुझे यही नजर आ गया हमाद साहब का, ओबीडियंस को जो है वो एक्सप्लेन कर दें। देखें, हर काम को करने का कुछ तरीका होता है, कोई तरीका होता है। वैसे तो ओबीडियंस इताअत है, इताअत से मुराद ये है कि, बल्कि मैं इसको अदब नहीं कहूंगा, इताअत ही कहूंगा। इताअत से मुराद ये है कि आप अपने काम करने में अल्लाह सुब्हाना व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों का लिहाज रखें। ये इताअत है। और इताअत तो जाहिर है इबादत की एक शक्ल है कि जी मैं अपना काम इस तरीके से कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और कल हमारे उस्ताद जी ने एक बड़ी प्यारी दुआ लिखी थी कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए और ऐसा राजी हो जाए कि कभी नाराज ना हो। हाँ हाँ, और आपके सारे मसाइल हल हो जाए। तो ये दुआ मेरी तरफ से आपके लिए भी है और आप भी मेरे लिए कर सकते हैं। अच्छा, समराइज तो मैंने आपके लिए, अच्छा एक सवाल यह है कि कुछ वैल्यूज को समराइज कर दें इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से। तो ये जो वैल्यूज हैं जो आपने लिखी हैं यहाँ पे, इनमें एक तो इंटेग्रिटी की मैंने बात कर ली, टॉलरेंस की मैंने बात कर ली, बर्दाश्त, या अभी कर लेते हैं थोड़ी सी कि जनाब ये बर्दाश्त क्या होती है। बर्दाश्त से मुराद ये है, बर्दाश्त से मुराद ये है कि आप खामा खा छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा फसाद ना करें, लोगों के साथ इग्नोर करें और दरगुजर से काम लें जहां मुमकिन है। कहीं कहीं आप बड़े प्यार मोहब्बत से लोगों को बता भी सकते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं हैं और ये इस तरह नहीं होना चाहिए या मुझे पसंद नहीं आया। हर एक का एक बेहतर तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन ये कि आप उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बातों को। तो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। याद रखें कि आपकी बात अक्सर सही होती है मगर उसको कहने का अंदाज गलत होता है। इन्फ्लुएंस और कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर दें जनाब। इन्फ्लुएंस होता है असर। देखें, मैं
इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो कुछ आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी के फैसले करने में आगे मेरा कोई रोल हो, तो आप मेरे इन्फ्लुएंस में हैं। तो ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं अक्सर इस तरह के टॉपिक्स के बाद, जब वो सेशन लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं, वक्तन फवक्तन उनसे बात होती रहती है। कभी गाइडेंस चाहिए होती है तो राब्ता कर लेते हैं, कोई वर्कशॉप होती है तो वो अटेंड कर लेते हैं, सेमिनार होता है तो उसमें आ जाते हैं, तो उनसे ताल्लुक बढ़ जाता है। तो अब मेरा काम क्या है कि हर वो शख्स जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकूं, है ना। ये मेरा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, उनके बारे में हो सकता है मैं फिक्रमंद तो हो सकूं, मैं दिल में उसको बुरा समझूं, मगर मुझे पता है कि इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जितना फोकस आपका अपने दायरे इख्तियार से बाहर होगा। अच्छा हजरत, ये एमफिल के हवाले से कुछ मशवरे जो है ना, इस टॉपिक से बिल्कुल दूर की बात है, इसके लिए आपको मुझसे अलग से रब्ता करना पड़े। तो अगर हम टॉपिक पे रहे तो सबका फायदा होगा, अगर मैं इंडिविजुअली एक एक शख्स को मशवरे दूंगा तो वो मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि इससे अ, बाकी लोगों को कोई फायदा नहीं है ना। तो अच्छा, इन्फ्लुएंस की बात करें थे हम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से हर कोई जो है ना वो निगहबान है, और हर एक से, वो जिनका निगहबान है, कुल्लुकुम मसऊलन अन रियतिही, कि तुमसे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि तुमने उनके साथ क्या किया। तो जो इन्फ्लुएंस होता है वो यही होता है कि आपकी बात जो लोग सुनते हैं, जिन जो लोग आपका हुक्म मानते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट आपकी परफॉर्मेंस जो भी आपकी है उससे असर उन पे पड़ता होगा, जो कि आपके अंडर अंडर आते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बात मानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनते होंगे, मानते बेशक ना हो। तो उन सारों को सही रास्ते पे लेकर चलना या उनको सही रास्ता दिखाना जहां तक मुमकिन हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये है इन्फ्लुएंस। कंट्रीब्यूशन क्या है कि भाई आप अपनी सलाहियतों को, अब आपने अपनी स्ट्रेंथ निकाल ली है, आप अपनी सलाहियतों से दूसरों को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। याद रखें कि इंसान गमगीन, गमजदा, परेशान उस वक्त होता है जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब वो जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाना शुरू करता है ना, तो उसको ऐसे लोग नजर आते हैं जो उससे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। अगर वो उनकी मदद करना शुरू कर दे, अगर उनके काम आना शुरू कर दे, तो यही उसका कंट्रीब्यूशन है। जो कुछ आपके पास है उसको आप बांटना शुरू कर दें, उसको लोगों को देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके पास जो कुछ है उसमें भी बरकत देगा और दूसरों की जिंदगी में बेहतरी आएगी, जिसको देख के आपको खुशी होगी। मेरा कोई स्टूडेंट मुझे महीनों बाद मिलता है, सालों बाद मिलता है, और आगे कहता है, सर आपने फला बात बताई थी और मैं आज तक नहीं भूला, और मुझे बड़ा बहुत फायदा हुआ। तो खुशी होती है। आप अपने स्टूडेंट पर मेहनत करें और वो सालों बाद आपको आकर मिले, ये रोज डालने वाला बीज है, वो इसका फल आपको 10-15 साल बाद मिलेगा। तो अगर आप ये काम करते हैं, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक सवाल जनाब, एहसास कमतरी ये है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना शुरू हो जाएं, बेहतरीन तरीके से करना शुरू हो जाएं, इतना काम करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप अपने शोबे की पहचान बन जाए, तो एहसास कमतरी आपका खुद खत्म हो जाएगा। असल में परेशानियां हमें उस वक्त शुरू होती हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस कर रहे होते हैं, अमल कुछ नहीं कर रहे होते। अभी आपने इस दिन दोनों सेशंस में 4 चीजें सीखी हैं। आपने पर्सनालिटी एनालिसिस देखा, उससे आपको 2 अंदाज से अपनी पर्सनालिटी का पता चला। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स देखी, आपने वैल्यूज देखी। अब आपका काम है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं रोज आपको आपके घर आके तो नहीं समझा सकता, ना मैं आपको इंडिविजुअली हर एक को बार बार मशवरा दे सकता हूँ, इसलिए कि मेरी भी लिमिटेशन है, मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, काम होता है, फैमिली होती है, बाकी सारा कुछ होता है। तो कोशिश कर सकता हूँ जहां तक मुमकिन हो। तो इसको पढ़ें, इन सारी चीजों को। करियर के हवाले से 2-3 लोगों ने सवाल किए हैं, कुछ बच्चे मौजूद थे, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक्सक्यूज में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें ये जरूर देखेंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकली यूटिलाइजेबल होंगी, जिनका स्कोप होगा।
ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप ये सवाल चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू सी दैट इन 2029 maybe what would be the what would be the emerging fields या what would be the important fields which I should take। तो मैं तो अक्सर इसी तरह कहता हूँ, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि जी मुझे फला चीज सीखनी है, मेरा एक पर्सनलाइज लर्निंग प्लान बना के दे दो। वो पर्सनलाइज लर्निंग प्लान बना के दे देता है, आप उसके बाद शुरू कर दें उसको पढ़ना। कोर्स डेवलपमेंट के अंदर मैं उससे हेल्प लेता हूँ कि यार मुझे जो है वो टॉपिक्स निकाल के दे दो कि ये चीज मुझे पढ़ानी है। ऑब्वियसली उसमें मेरा अपना दिमाग भी लगता है बाद में कि ठीक है इसने ये मिस कर दिया, ये चीज ऐड होनी चाहिए, ये चीज एक्स्ट्रा है, ये निकाल दो, ये मेरी ऑडियंस के हिसाब से ठीक नहीं है। मगर एक आउटलाइन दे देता है वो आप। एक सवाल आया एहसास के बारे में। देखिए जनाब, एहसास पैदा होता है जब आप दूसरे की तकलीफ को देखकर उसके बारे में गौर करें। अगेन अ लॉट ऑफ इट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शंस, कि आप कितना उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। इसी को एहसास कहते हैं। कोई और सवाल अगर है तो। पैशन एंड कंपैशन, भैया ये गूगल वाले सवाल तो ना करें ना आप। जो सवाल गूगल से किया जा सकता है वो मुझसे क्यों कर रहे हैं। कभी कभी मुझे ना ऐसे इस तरह के सवाल मिलते हैं तो मैं कहता हूँ भाई गूगल कर लें इसको, आप मेरा वक्त क्यों ले रहे हैं। पैशन जो है वो जज्बे का नाम है कि आप किस तरीके से किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, यानी शौक की इंतहा को आप पैशन कह सकते हैं। और कंपैशन जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसका ताल्लुक एहसास से ज्यादा है। तहकीक के हवाले से हजरत रिसर्च राइटिंग की एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस मौजूद है जो कि अभी चल रही है। तो अभी मैं लिटरेचर रिव्यू तक पहुंचा हूं, मगर मेरे ख्याल में 5 से 7 वीडियोस ऑलरेडी हो गई हैं। तो आप वहां तक पहुंचे इंशाल्लाह, जब तक अगली वीडियो भी आ जाएगी। तो उसको देखना शुरू करें। टॉपिक का इंतखाब कैसे किया जाए, टाइटल कैसे लिखा जाए, इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको देख। भाई ये फर्क जो है ना, आपने गूगल से पूछना है। एक बहुत अहम चीज है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। दैट मीन्स कि अपनी लर्निंग के अंदर अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सवालात हैं जिसका जवाब आपको डिक्शनरी और गूगल दे सकते हैं, उसको आप यहाँ ना पूछें। उसको उसकी जगह कुछ अहम सवाल मजीद हो सकते हैं जिसका जवाब गूगल नहीं दे सकते, वो देने के लिए मैं हाजिर हूँ। मुस्तकिल मिजाज, ये जबरदस्त सवाल है। ये जवाब गूगल आपको शायद मुश्किल से दे पाए आपके हवाले से। मुस्तकिल मिजाजी कैसे आती है बेटा? ऐसे आती है कि जब आप एक काम को अपने मामूल का हिस्सा बनाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरी वर्कशॉप पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के ज्यादातर सवालों के जो जवाब है ना, वो मेरे किसी ना किसी वीडियो में मौजूद है। वो वीडियोस देखिएगा, उससे आपको कुछ चीजों का अंदाजा होगा। एक बात मैं यहाँ पे तय कर देता हूँ आपके लिए। मुस्तकिल मिजाजी जब आती है जब आप किसी चीज को मामूल का हिस्सा बनाते हैं। यानी आपकी जिंदगी एक, वो कहते हैं रूटीन लाइफ बड़ी बोरिंग होती है, लेकिन रूटीन में चलनी चाहिए भाई लाइफ। इसलिए कि अगर आप एक दिन 5 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 6 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप कुछ भी सब तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा उठने का, और उसके बाद सोने का, बाकी सारे कामों का, और बेहतरीन तरीके से आपका दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा अगर आप उसको अपनी नमाजों के गिर्द ऑर्गेनाइज करें। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप चैनल पे मौजूद टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस मौजूद हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें 10-15 वीडियोस हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। मुतासिर कुन शख्सियत के बनने के हवाले से एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आपको बयान कर देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ाई थी कि आप उस चीज से लापरवाह हो जाएं जो लोगों के पास है, उससे बेनियाज हो जाएं तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। और अगर आप दुनिया से बेनियाज हो जाएं तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो ये एक बड़ी प्यारी सी हदीस है जो कि हमारे पास मौजूद है। इस पे अमल कर लें, इंशाल्लाह आप मुतासर कुन शख्सियत बन जाएंगे। बाकी तो जाहिर है ये वो सारी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं। मशवरा उससे लेना चाहिए
जो मशवरे का अहल हो, देने का अहल हो, यानी कि मुखलिस हो, उस चीज के बारे में जानता हो जिस चीज के बारे में आप उससे सवाल कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एक डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिसिन की तालीम हासिल की है, मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अगर कोई मुझसे क्लिनिकल सवाल करता है ना, तो मैं उससे कह देता हूँ कि भाई मुझे इल्म नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आपको रिपोर्ट रिपोर्ट इंटरप्रेट करके बता दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, आप स्पेशलिस्ट के पास चलें। और अगर आपने अपने करियर के बारे में पूछना है, तो आप एक ऐसे शख्स के पास जाएं जिसका इस बारे में तजर्बा है। आपने दीन के बारे में पूछना है, तो ऐसे शख्स के पास जाएं जिसने दीन की तालीम हासिल की है। मेरा नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया होगा, आप उससे मुझसे पर्सनल पे रब्ता कर सकते हैं। और मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल रिसीव करने के आमतौर से मैं काबिल नहीं होता। आप एक काम कर सकते हैं उमैर साहब, रोजाना जो महवर आपको ग्रुप पे मिलेगी ना, उसको पढ़ के बच्चों को सुना दें और बच्चों से कहेंगे उस पर रिफ्लेक्शन लिखें। ये मेरे काफी सारे तलबा ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि वॉइस मैसेज अगर मुख्तसर हो तो बहुत अच्छा है, अगर वॉइस मैसेज तवील होगा तो मुझे सुनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम छोटे से छोटा वॉइस मैसेज जिसके अंदर आप बहुत अहम कोई बात हो तो वो कीजिएगा, उसको तवील नहीं कीजिएगा, वरना लिख के कर दें, लिख के पढ़ना आसान होता है। तो नॉर्मली मेरे बहुत सारे जानने वाले ये काम करते हैं कि वो जो महवर रोजाना आती है ग्रुप के ऊपर, आपने भी आज देखी होंगी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप शामिल हो गए हैं, जो चैनल है वो अपने बच्चों को देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर तुम रिफ्लेक्शन लिखोगे, तुम इसको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करो। तो उस चीज को आप अपनी जिंदगी में मामूल का हिस्सा बनाते चले जाएं, आपकी शख्सियत में निखार आता चला जाए। इन तहरीरों का मकसद ही यही है। और ये मैं सिर्फ महवर के हवाले से नहीं कह रहा, आप कोई और किताब पढ़ लें, उसमें भी आपको ये लिखना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप कोई किताब पढ़ें, मैं नॉर्मली किताब पढ़ते हुए उसके साइड पे पेंसिल से नोट्स लेता हूँ और फिर बाद में उनको देख लेता हूँ एक नज़र। बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है भाई, मैंडेटरी क्यों होगा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत ही ओपन एंडेड है, किसी के आने पे एतराज नहीं है, किसी के जाने पे एतराज। यू लर्न टू से नो, इस पे एक बड़ी अच्छी थी। अच्छा, किसी ने सवाल किया था प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। आपको यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उन प्लेलिस्ट में देखें आपको 10-15 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो कम से कम आप अगर पढ़ लेंगे उन सारों की टाइटल को, तो आप उन्हें पहचान लेंगे। तल्ख रवैयों को कैसे बर्दाश्त किया जाए, बर्दाश्त तो बर्दाश्त ही होती है, अगर आप कर रहे हैं तो बस बर्दाश्त कर सकते हैं, चलें जनाब। अच्छा, एक छोटी सी किताब है, उसी के अंदर एक छोटी सी वीडियो है, आप सर्च कर लीजिएगा, ना की नन्ही किताब। तो यू शुड लर्न टू से नो के बारे में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में इसको हम यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना अभी फोरम आपके हवाले है, मेरे एंड पे अजान हो रही है, आप माइक म्यूट है। म्यूट था। जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको रिज़ा खैर अता फरमाए। आज का सेशन भी अलहमदुलिल्लाह बहुत भरपूर और मुफीद रहा और उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बड़ा इस्तेफादा किया होगा। तो बाकी ये कि ग्रुप में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनका नंबर भी मौजूद है, अगर आप चाहें ग्रुप में सवालात जो हों छोटे मोटे वो कर दिया करें और उससे डॉक्टर साहब अपनी आसानी को देखते हुए उसके जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ही भेज दिए जाएंगे, जो आपका रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स ग्रुप है। तो यही चीज़ें हैं बस, इंशाल्लाह हम इसको एंड करते हैं, अजान भी हो रही है। ठीक है जी। एक तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने व्हाट्सएप के चैनल का, जिस पे आप जा सकते हैं और उससे आपको ये होगा कि इंशाल्लाह पुरानी तहरीरें भी आपको मिल जाएंगी कुछ इस पे, जब से ये चैनल बना है। इसी तरह का एक चैनल अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे लिंक्डइन का लिंक मांग सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं, उस पर आपको सारी पुरानी तहरीरें भी मिल जाएंगी। हजरत आप अपनी इख्तितामी गुफ्तगू कर लें, मैं ये भैया ये 8 बजे नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसके बाद मुझे कुछ मसरूफियात हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला आपको रिज़ाक़ अता फरमाए। बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू आमीन। आज की रही और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आप लोगों ने उसको नोट भी किया होगा। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। जब तक आपने सारे को रिव्यू करना है
और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी डॉक्टर। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।